तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर। देखो, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, क्यों होता है, और ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने से हमें क्या फायदा है। फिर देखेंगे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूं ड्रग मेटाबॉलिज्म से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है, या तो 10 मार्क्स या किसी यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सीधा आपसे पूछ सकते हैं फेज 1 रिएक्शन समझाओ 10 मार्क्स में, या फिर आपसे पूछ सकते हैं फेज 2 रिएक्शन समझाओ 5 मार्क्स में। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, आप बताइए यहाँ पर 5 मार्क्स में। तो पूरे से ही क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स 5 मार्क्स, 10 मार्क्स 5 मार्क्स, और किसी यूनिवर्सिटीज में 15 मार्क्स 7 मार्क्स। तो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ड्रग का मेटाबॉलिज्म हम समझने वाले हैं। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले हमें ड्रग लेनी होगी। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। आपको कोई बीमारी हो गई, या तो आपको दर्द हो रहा है कहीं पर, या फिर आपको इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर आपको फीवर आ गया। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग टैबलेट है। जैसे अगर दर्द हो रहा है तो आप एनाल्जेसिक ले लो, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ले लो, फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक ले लो। तो हर दर्द के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग हमारे पास टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में। तो आपने क्या करा, टैबलेट ली। अब टैबलेट लेने से क्या होगा, टैबलेट के अंदर होती है ड्रग, वो ड्रग रिलीज होगी और अपना एक्शन शो करेगी बॉडी में, ठीक है। एक्शन शो करने से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको दर्द हो रहा था तो आपका दर्द चला जाएगा, आपको इन्फ्लामेशन हो रहा था तो आपका इन्फ्लामेशन बंद हो जाएगा, आपको फीवर आ रहा था तो आपका फीवर कम हो जाएगा। तो टेबलेट में क्या रिलीज हुआ, ड्रग रिलीज हुआ, और उस ड्रग ने क्या करा, अपना एक्शन शो किया और आपको सही कर दिया। अब उसके बाद ड्रग ने अपना काम तो कर दिया, ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया। अब फिर भी हमारी बॉडी में ड्रग बचा हुआ है। अब इस बचे हुए ड्रग को हम बॉडी से कैसे निकालें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बचे हुए ड्रग का, ड्रग हमने ली थी, ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया। अब जो बचा हुआ ड्रग है उसको बॉडी से निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म करेंगे, ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेंगे। क्यों, क्योंकि ड्रग को हमें बॉडी से बाहर निकालना है। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर ड्रग को बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ड्रग के बढ़ने से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी ड्रग हम लेते हैं उसका एक्शन हो जाए तो उसके बाद लीवर के थ्रू उसको हम पास आउट कर देते हैं, ठीक है। लीवर के थ्रू उसको हम मेटाबोलाइज कर देते हैं। तो अभी ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया। अब देखो, ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया, तो जो बची हुई ड्रग है वो जाती है लीवर में। कहाँ पे जाती है, लीवर में। अब लीवर में क्या होता है, कई तरह के एंजाइम होते हैं, कुछ माइक्रोसोमल, कुछ नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। तो कई तरह के एंजाइम होते हैं लीवर में, माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। जो माइक्रोसोमल एंजाइम होता है उसका एग्जांपल है साइटोक्रोम P450, ठीक है। तो ड्रग कहाँ पे जाती है मेटाबोलाइज होने, लीवर में जाती है। तो लीवर में भी कौन कौन से एंजाइम होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम का एग्जाम्पल है साइटोक्रोम P450। तो ड्रग कहाँ पर गई, लीवर में गई मेटाबोलाइज होने के लिए। अब लीवर में ही क्यों, क्योंकि लीवर में बहुत तरह के एंजाइम है, और एंजाइम से क्या होता है, ड्रग मेटाबोलाइज फास्ट होता है, ठीक है।
अब ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, ड्रग मेटाबोलाइज होने कहाँ गई, लीवर में। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में चलती है दो रिएक्शन, फेज 1, फेज 2। ठीक है, फेज 1 में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। फेज 1 में जैसे मान लीजिए ड्रग है, कोई सी भी ड्रग है ये, तो फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, इस ड्रग के ऊपर हम पोलैरिटी इंड्यूस करते हैं। क्या इंड्यूस करते हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है कि यहां पर हम कोई भी पोलर ग्रुप ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पोलर ग्रुप। ठीक है सर, हमें समझ में तो आ गया कि जो भी ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होने आ रही है, तो फेज 1 में क्या होता है, उस ड्रग पे हम पोलर ग्रुप लगा देते हैं। अब पोलर ग्रुप लगाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ड्रग यहां पे मैं वापस बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से ड्रग थी, अब यहां पर जैसे पोलर ग्रुप हमने OH लगा दिया, तो यहां पर और यहां पर क्या फर्क आया कि यहां पर हमने पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, एक पोलर ग्रुप लगा दिया OH। अब इसके लगने से क्या होगा पता है, इसके लगने से इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, और वाटर सोल्यूबिलिटी अगर ड्रग की बढ़ गई तो वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो हमें ड्रग को निकालना ही तो था। तो फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हमारे पास ड्रग होती है उस ड्रग में हम पोलैरिटी इंड्यूस कर देते हैं, पोलर ग्रुप अटैच कर देते हैं, और पोलैरिटी इंड्यूस करने से, पोलर ग्रुप के अटैचमेंट से वो ड्रग वाटर सोल्यूबल हो जाती है, और वाटर सोल्यूबल होकर किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि जो फेज 1 रिएक्शन होती है वहां पर हम क्या करते हैं, पोलैरिटी इंड्यूस कर देते हैं। पोलैरिटी इंड्यूस करने का मतलब होता है किसी भी पोलर ग्रुप को लगाना, जैसे कि आपने यहाँ पर OH लगा दिया। अब इसको लगाने से क्या होता है, पोलर ग्रुप को लगाने से इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर ये ड्रग वाटर में सोल्यूबल हो गई तो ये किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से। फिर सर जब काम हो रहा है तो फिर ये फेज 2 रिएक्शन लगाने का क्या मतलब था, तो देखो इसको भी सुन लो। जैसे आपको पता है कि फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में ड्रग आती है, और ड्रग के ऊपर हम कोई भी पोलर मॉलिक्यूल लगाते हैं, और ड्रग के ऊपर क्या हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। ये ड्रग है, इसके ऊपर यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये वाटर सोल्यूबल हो गया। ये फेज 1 रिएक्शन है। पर कई बार क्या होता है, ड्रग के ऊपर पोलर ग्रुप लगाने के बाद भी ये ड्रग वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाती, या एलिमिनेट नहीं हो पाती बॉडी से। तो अब इस कंडीशन में क्या करें, हमने तो पोलर ग्रुप लगा दिया, पोलर ग्रुप लगाने से तो निकल जानी चाहिए, पर फिर भी नहीं निकल रही, तो यहां पर आती है फेज 2 रिएक्शन। अब फेज 2 संभालेगी। ठीक है, फेज 2 रिएक्शन काम आएगी और फिर उसको एलिमिनेट करेगी बॉडी से। तो जहां फेज 1 काम नहीं आती, जहां फेज 1 घुटने टेक देती है, वहां पर फेज 2 आती है, और फेज 2 बोलती है टेंशन मत ले, मैं हूं, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो फेज 2 रिएक्शन किस पे काम करती है वो देखो, ध्यान से सुनना। ड्रग है, ये देखो ड्रग है, ड्रग के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस करी, फेज 1 में होती है पोलैरिटी इंड्यूस करना, ये ड्रग है, ड्रग के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, पर ये ड्रग अभी भी वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो अब कौन सी रिएक्शन आएगी, फेज 2। फेज 2, तो फेज 2 किस पे काम कर रही है, इस पे, और ये क्या है, ये फेज 1 का प्रोडक्ट है। तो जो फेज 1 का प्रोडक्ट होता है उस पे फेज 2 काम करती है, और उसको और पोलर बना के वाटर सोल्यूबल बना ही देती है आखिरी में। समझ में आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रग जो है पोलर ग्रुप अटैच करने के बाद मेटाबोलाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटाबोलाइट। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पोलर ग्रुप अटैच कर रहे हैं, फेज 1 रिएक्शन हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो भी बनता है उसे हम मेटाबोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रग के ऊपर पोलर ग्रुप अटैच करा था हमने फेज 1 के अंदर, तो हमने इसे मेटाबोलाइट कहा। हालांकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए हमने फेज 2 वापस चलाई, और फेज 2 में हमने इस कंपाउंड को बहुत अच्छे से पोलराइज कर दिया, और बॉडी के थ्रू एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो जहां फेज 1 काम नहीं आती, वहां कौन काम आता है, फेज 2। और फेज 2 किस पे काम करता है, फेज 1 के मेटाबोलाइट पर। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, वेट ए मिनट। ये देखिए आप, बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं है। तो ये कौन कह रहा है, फेज 2 कह रहा है। किससे कह रहा है फेज 2, फेज 1 से। ठीक है, याद करने के लिए रखा हुआ है आपके लिए, बस बोरिंग नहीं हो। ठीक है, तो फेज 2 कह रहा है, किससे कह रहा है, फेज 1 को कह रहा है कि भैया तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना एसेंशियल क्यों है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के लिए दो फेज है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में कुछ रिएक्शन है जो आपको याद करनी है। देखो, फेज 1 में मैंने आपको इतना तो बता दिया कि आपको क्या अटैच करना है, कोई पोलर ग्रुप। और पोलर ग्रुप अटैच क्यों करते हैं हम, क्योंकि पोलर ग्रुप अटैच करने के बाद ड्रग जो होता है वाटर सोल्यूबल हो जाता है और इजीली एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। तो देखो, रिएक्शंस देखने वाले हैं कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म होती है। एक बात और, मैंने जब आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था कोलॉजी की यूनिट 1 में, तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि लीवर में ड्रग आने के बाद एक्टिव से इनएक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव से एक्टिव भी हो सकती है, और कुछ प्रो ड्रग होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं वो भी एक्टिव हो जाती है, और जो ड्रग है अगर वो मोर टॉक्सिक है तो लेस टॉक्सिक हो जाती है। ये सब मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का। अगर लीवर में ड्रग आती है तो एक्टिव से इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव, प्रो ड्रग से एक्टिव, और मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक भी होती है। ये सारा चेंजेस होता है लीवर में आने के बाद ड्रग। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फेज 1 के दौरान क्या होता है, हम पोलर फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं ड्रग पे, क्योंकि ड्रग पे जब हम पोलर ग्रुप लगाते हैं तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, जो फेज 1 रिएक्शन है आपकी, उसमें आपको ये सब करना है। फेज 1 रिएक्शन में हमें पोलर ग्रुप का अटैचमेंट करवाना है। ठीक है, तो फेज 1 रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं जैसे OH। ठीक है, इसके अटैच करने से क्या होगा कि वो और वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और इजीली एस्क्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। क्लियर है आपको यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन। अब देखो, ये जितनी भी रिएक्शन आएगी ना, ये सारी फेज 1 की रिएक्शन है, और आपको पता लग गया कि फेज 1 रिएक्शन में हम पोलैरिटी इंड्यूस करेंगे, पोलर ग्रुप लगाएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, OH का अटैचमेंट। तो आप यहाँ पे देखिए, एक कंपाउंड आपको दे रखा है, एक ड्रग आपको दे रखी है जिसका नाम है लीडोकेन। अब लीडोकेन जैसे ही लीवर में आता है तो वहां पर क्या होता है, लीडोकेन को हम पोलर बना देते हैं, पोलर नेचर का बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, पोलर ग्रुप अटैच करके। सबसे पहले लीडोकेन की स्ट्रक्चर देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कार्बन कार्बन, फिर ऐसे याद रखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को, ऐसे याद रखो नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पे एक चमन जो है अंडे का ठेला लगाकर बैठा है। ऐसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही याद करनी है, बहुत स्ट्रक्चर आने वाली है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ 2 कार्बन है, फिर नेशनल हाईवे पे एक चमन जो है अंडे का ठेला लगाकर बैठा हुआ है कार्बन के साथ। अब कार्बन के साथ उसने देखा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है बहुत चालाक है, 2-2 कार्बन के साथ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ 2 कार्बन है, फिर नेशनल हाईवे पे एक चमन जो है अंडे का ठेला लेकर बैठा है, फिर उसके साथ कार्बन है, फिर जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से अटैच है, C2C2। इस तरह से आपको ड्रग याद रखनी है, ये है लीडोकेन। अब लीडोकेन ड्रग अपना एक्शन शो करने के बाद जब लीवर में आएगी तो वहां पर वो जाएगी फेज 1 रिएक्शन में, और फेज 1 रिएक्शन में पोलैरिटी इंड्यूस होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं OH ग्रुप हमने अटैच कर दिया। ठीक है, तो जो यहां पर NH था, अब यहां पर N के साथ OH अटैच हो गया है, और N पोजीशन पे OH अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे, N, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, और स्ट्रक्चर क्या थी, लीडोकेन। तो नाम बन गया N हाइड्रोक्सी लीडोकेन। N क्यों बोला, क्योंकि N पर अटैच है। हाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, सो इट इज N हाइड्रोक्सी लीडोकेन। तो जो ड्रग है लीडोकेन, उसका हमने क्या करा दिया, फेज 1 रिएक्शन करवा दी, पोलैरिटी इंड्यूस करा दी। अब ये N हाइड्रोक्सी लीडोकेन जो है वाटर सोल्यूबल है, किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ये बॉडी से एस्क्रीट आउट हो जाएगा। तो ये तो ही आपकी पहली रिएक्शन फेज 1 में। और भी कई सारी रिएक्शन है जैसे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन को अटैच करना है। तो ये कोई ड्रग है, यहां पर आपको नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन अटैच कर देना है, बात खत्म। और भी आपको ड्रग्स दे रखी है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं पिरिडिन रिंग है, उसके साथ यहाँ पर ये कार्बन 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 और एक नाइट्रोजन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ मैंने एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर दिया है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होगा, नाइट्रोजन जहां भी दिखे वहां पर ऑक्सीजन ऐड कर देनी है आपको। तो ऑक्सीडेशन का मतलब तो सीधा सा है, ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, और इसके एडिशन से
आप बोल रहे हो ना यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो इसके एडिशन से क्या हुआ कि इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ गई और वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ने से ये इजीली सोल्यूबल होके किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो पहली रिएक्शन हो गई हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरी रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन, तीसरी रिएक्शन है आपकी एस ऑक्सीडेशन। अब देखो एस पर ऑक्सीडेशन हो रही तो एस ऑक्सीडेशन, एन पर ऑक्सीडेशन होगी तो एन ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सल्फर ग्रुप है इस पे हमने ऑक्सीडेशन करा दी, तो इसीलिए हम इसको एस ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, क्योंकि सल्फर पे हुई है और क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन, तो सल्फर पे करा दी ऑक्सीडेशन, वापस करा दी ऑक्सीडेशन, तो दो दो ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से हमने क्या करा, जो ड्रग थी हमारी फिनोथायाजीन, इस फिनोथायाजीन का ऑक्सीडेशन करा दिया, इसे पोलार बना दिया, फिर ऑक्सीडेशन करा के इसको और पोलार बना दिया। अब ये वाटर सोल्यूबल है, अब ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो हमने देखा हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, हमने देखा हम हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं, फिर हम क्या करा सकते हैं, डीएल्काइलेशन। अब देखो डीएल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है CH3 और डी का मतलब होता है उसे हटाना। तो हमें क्या करना है, CH3 ग्रुप को हटाना है। डी एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप को हटाना, कार्बन के ग्रुप को हटाना। तो यहां पर आप देख सकते हैं CH3 है इस स्ट्रक्चर में, तो डी एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, ये ड्रग का नाम है 6 मिथाइल थायोप्यूरिन। ये जो ड्रग है इसका नाम है 6 मिथाइल थायोप्यूरिन। अब यहां से हमें डी एल्काइलेशन करना है, CH3 को हटाना है, तो हम CH3 को हटा के यहाँ पर पोलरिटी इंड्यूस कर देंगे, OH लगा देंगे, और पोलरिटी इंड्यूस होने की वजह से ये ड्रग जो है वापस वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, इजीली एलिमिनेट हो जाएगी। तो डी एल्काइलेशन है, ऑक्सीडेशन है, उससे पहले देखा हाइड्रोक्सिलेशन। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका ओ डी एल्काइलेशन। अब ओ डी एल्काइलेशन का क्या मतलब है, देखो डी का मतलब हटाना, एल्काइल का मतलब एल्काइल ग्रुप को हटाना, और कहां से हटाना एल्काइल ग्रुप को, ऑक्सीजन वाली पोजीशन से। तो हमने यहां पर देखा कि ऑक्सीजन की पोजीशन पे कार्बन अटैच है और हमें वही हटाना है, क्योंकि ओ डी एल्काइलेशन का मतलब है डी का मतलब हटाना, एल्काइल ग्रुप को हटाना, ऑक्सीजन से हटाना। तो यहां पर जब इसे हटाएंगे तो यहां पर OH इंट्रोड्यूस कर देंगे, और OH इंट्रोड्यूस करने से पोलरिटी, सोल्यूबिलिटी ये सब बढ़ जाएगी और यूरिन के थ्रू हमारा ड्रग जो है पास आउट हो जाएगा। तो ये जो फिन एसिटीन है इसको एसिटोमिनोफेन में हम कन्वर्ट करके, एसिटामिनोफेन में हम कन्वर्ट करके बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है। सबसे पहली बात तो इसका नाम एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है OH ग्रुप और एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगाना, इसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब OH ग्रुप को अटैच करना, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच कर दोगे तो कहलाएगा फिनोल। देखो आप यहां पर, ये है आपके पास ड्रग एम्फिटामाइन। क्या है, एम्फिटामाइन, जहां पर स्ट्रक्चर में बेंजीन है, बेंजीन के साथ कार्बन 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 और एक नाइट्रोजन है। क्या बोलोगे, बेंजीन के साथ कार्बन 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 और एक नाइट्रोजन है। और यहां पर हमें क्या करना है, इस ड्रग की पोलरिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये ड्रग आता है फेज 1 के अंडर में। तो इस ड्रग की पोलरिटी हम कैसे बढ़ाएंगे, इस ड्रग की पोलरिटी बनाने के लिए हमें यहाँ पर पोलर ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि पोलर ग्रुप अटैच करोगे तभी ये वाटर सोल्यूबल होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने OH इंट्रोड्यूस करा दिया, OH के इंट्रोड्यूस कराने पर इसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी, इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी और ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा हमारी बॉडी से। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन। तो देखो नाम से पता लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन कराना है, तो आपको ये स्ट्रक्चर में याद करवा देता हूं। देखो ये आपकी बेंजीन है और ये आपका CH3। अगर बेंजीन के ऊपर सिंपल CH3 लगा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं। ठीक है, पर यहां पर बेंजीन के ऊपर CH3 तो लगा है, साथ में यहां पर SO2 NH C डबल बॉन्ड O NH C4H9। तो इसे कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रखना, SO2 गैस होती है, बात खत्म। नेशनल हाईवे पे चमन अंडे का ठेला लेकर बैठा है, फिर कोई पूछा आपसे कहां पर, आप बोलना नेशनल हाईवे पर। तो इस तरह से आपने देखा SO2 तो गैस हो गई, NH C डबल बॉन्ड O NH, SO2 NH C डबल बॉन्ड O NH और ये C4H9। ये C4H9 याद रख लेना, 4 कार्बन है, बात खत्म। ठीक है, तो SO2 गैस हो गई, नेशनल हाईवे पे चमन अंडे का ठेला लेके बैठा है, कोई पूछे कहां पर, फिर बोलना नेशनल हाईवे पे भाई, नेशनल हाईवे पे। ठीक है, और 4 कार्बन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर तो हमने याद कर लिया, और ये स्ट्रक्चर है टॉल ब्यूटामाइड की। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, टॉल ब्यूटामाइड की स्ट्रक्चर है।
अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस टोलब्यूटामाइड ने अपनी बॉडी में एक्शन शो कर दिया। अब इस टोलब्यूटामाइड को हमें एक्सक्रीट आउट करना है, रिमूव करना है बॉडी से, तो इसकी पोलरिटी इंड्यूस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका अल्कोहल बनाएंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं कराऊंगा, जैसे एल्डिहाइड है, अगर इसका ऑक्सीडेशन मैं कराऊं, ऑक्सीजन ऐड करूं, तो क्या बन जाएगा, COOH। CHO था, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया तो COOH बन गया। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या करना है, सिर्फ ऊपर चेंज आएगा। पहले CH3 था, फिर CH2OH हुआ, फिर ऑक्सीडेशन करने पे CHO, फिर और ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और नीचे की लाइन सभी में सेम है, देखो 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 देखो। तो फिर नीचे का तो फायदा हो गया, और नीचे की लाइन हमें याद भी है, SO2 गैस होती है। नेशनल हाईवे पे चमन ने अंडे का ठेला लगा रखा है। कोई पूछे कहां पर, डबल बोलो, नेशनल हाईवे पर, C4H9। ठीक है, ये भी आपकी फेज 1 की रिएक्शन है, यहां पर भी हमने पोलैरिटी इंड्यूस कराई। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन। तो देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन में सबसे पहला एग्जांपल आपको दे रखा है एक्लोफिनेक का। एक्लोफिनेक क्या होता है, एक पेन किलर होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करता है। तो एक्लोफिनेक आपको यहाँ पे दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2O, बेंजीन के साथ क्लोरीन, कार्बन को ऐसे याद रखो, कार्बन को का मतलब है COOH, को तेज बोल रहे हो ना, को तो COOH ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई, इस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। इपोक्साइड ब्रिज कहते हैं इसे। क्या बना यहाँ पर, इपोक्साइड ब्रिज बना, जो कि एक इंटरमीडिएट है। फाइनली तो यहाँ पर OH अटैच हमें करना था, क्योंकि ये अटैच करने से पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ने से वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ने से किडनी से वो इजीली रिमूव आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्टिव रिएक्शन, और ये सब किस में चल रहा है, फेज 1 में। ये लास्ट रिएक्शन है। रिडक्टिव रिएक्शन में क्या करना है, जो एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है उसको OH से रिप्लेस कर दो, OH लगा दो, मतलब क्लोरल हाइड्रेट का आप बना डालो ट्राइक्लोरोएथेनॉल, और इसको बनाने से पोलैरिटी बढ़ गई, वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ड्रग बात खत्म। तो ये सारी रिएक्शन जो भी थी, ये फेज 1 की थी, जहां पर हमने देखा रिडक्टिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, और यहां पर देखा डी एल्काइलेशन, उससे पहले देखा ऑक्सीडेशन, उससे पहले देखा हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, ये सारी फेज 1 है। अब फेज 1 के बाद चलती है फेज 2 रिएक्शन। आपको पता है कि फेज 1 रिएक्शन चल गई, और फेज 1 रिएक्शन का जो मेटाबोलाइट बना उसकी चलेगी अब फेज 2 रिएक्शन। ये बात आपको पता है। ठीक है, अब फेज 2 रिएक्शन किस तरह से काम करती है और किन किन पे काम करती है। देखो, सबसे पहली बात, ट्रांसफरेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। जो फेज 2 की रिएक्शन होती है उसको एंजाइम कैटेलाइज करता है, मतलब एक्टिविटी बढ़ाता है उस रिएक्शन की। कौन सा एंजाइम, ट्रांसफरेज। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस हाइड्रोफिलिक फंक्शनलिटीज सच एज ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन और एसिटाइल ग्रुप। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हम अटैच करते हैं जैसे सल्फेट, ग्लाइसिन, ग्लूकुरोनिक एसिड, एसिटाइल ग्रुप, इन सबको हम अटैच करते हैं इस मेटाबोलाइट पे। क्योंकि फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, ये जितने भी मैंने आपको बताया, सल्फेट, ग्लाइसिन, ये सब अटैच कर देते हैं इस मेटाबोलाइट पे, ताकि ये पोलर बने, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना। चलो रिएक्शन करते हैं किस तरह से होती है। ये आ गया फेज 2 भी लाइक तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, फेज 1 को बोलता है तेरे बस की बात नहीं है। अब मैं आ गया हूं, चलो देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन ग्लूकोनिड्रेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज होती है माइक्रोसोमल एंजाइम से, जिसका नाम है ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज, और यहाँ पर एज आ गया तो मतलब ये एंजाइम है। तो इस एंजाइम से ये रिएक्शन कैटेलाइज होती है। ठीक है, ग्लूकोनाइड्स आर इनएक्टिव एंड रैपिडली एक्सक्रीटेड वाया यूरिन एंड बाइल। और ये जो बनेगा कंपाउंड आगे, इस रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही जल्दी बॉडी के थ्रू रिमूव हो जाता है, या तो वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो, या फिर वो बाइल फॉर्मेशन फीकल मैटर के थ्रू रिमूव हो, वो इजीली रिमूव हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल है, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल है, ये सब जो है ग्लूकोर्डिनेशन रिएक्शन के अंडर में आते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये किस किस की होती है, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल और फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है, वो सारे इस रिएक्शन के अंडर में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इस यूडीपीजी ने, यूडीपीजी का मतलब होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड,
ये एक कोफैक्टर है जो रिएक्शन में हेल्प कराता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस यूडीपीजी की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोनिक ऐड हो गया, और इसके ऐड होने की वजह से या तो ये यूरिन के थ्रू या बाइल के थ्रू एस्क्रेट आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अटैच हो चुका है। चलिए, तो पहली रिएक्शन थी फेज 2 की जिसका नाम था ग्लूकोनिडेशन। नाउ सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं सल्फेट कंजुगेशन। तो देखो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि अगर फेज 2 5 मार्क्स में आता है तो फिर आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है जहां पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ OH है, ऊपर R अटैच हो रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये SO3H है, दिस इज SO3H। यहाँ पर ये PO3H है और यहाँ पर ये OCH2 है जिसके साथ एडेनिन वाला पार्ट ये अटैच है। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या होगा वो देखो। रिएक्शन में क्या होने वाला है, रिएक्शन काफी सिंपल सी है। यहाँ पर R का R ही रहेगा प्रोडक्ट में, बस फर्क कहाँ आ जाएगा कि ये जो OH है इसकी जगह आकर अटैच हो जाएगा SO3OH। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, बाकी ये पूरा पार्ट आके यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन था तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पर ये SO3H, तो ये SO3H। तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, बाकी सारा पार्ट आकर यहाँ पर अटैच हो चुका है और ये सारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट याद रखना है, बस बात खत्म, पीछे का आपको किसी से मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका सल्फेट कंजुगेशन। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फेज 1 का मेटाबोलाइट है उसका क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोकेनामाइड, तो प्रोकेनामाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, देखो ये NH2 है, ये NH2, ये बेंजीन है, ये बेंजीन की बेंजीन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, बस इतना सा फर्क है। बाकी ये पूरा जो भी पोर्शन है ना, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये पूरा पोर्शन आपको यहाँ पर एज इट इज अलग से मिलेगा प्लस के साइन के साथ। ये देखो प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होगा, दो तरह से प्रोडक्ट होंगे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अलग निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O की जगह COOH आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये जो इधर का बचा हुआ है रेड पार्ट NH वाला, ये सारा अलग होके इस तरह से प्लस में लिख दिया है। ठीक, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, फेज 2 की रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मिथाइलेशन। नाम से पता लग रहा, मिथाइलेशन का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप को अटैच करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है OH, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है आपकी, अगर मैं इस R की जगह OH लगा देता हूं तो ये स्ट्रक्चर है आपकी नॉर एपिनेफ्रिन की। ये जो R दिख रहा है आपको, इस R की जगह H लगा दूं तो नॉर एपिनेफ्रिन बन जाएगा ये। ठीक है, चलो वो बात हमारी काम की नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो मिथाइलेशन करना है। मिथाइलेशन का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप लगाना, मिथाइल ग्रुप लगाना है। यहाँ पर है OH और यहाँ पर है OCH3। तो हुआ क्या, जो OH था अब वो कन्वर्ट हो चुका है OCH3 में, क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप लगाना था। तो आप देख सकते हैं ये लग चुका है CH3 ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से भी रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं मिथाइलेशन। उसके बाद है आपका एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड करना, और एसिटाइल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को ऐड करना है तो वो क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। अब देखो रिएक्शन को, सबसे पहले आपके पास है 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बेंजीन रिंग बनानी है जो बनी हुई है, दिस वन इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, प्यार से बोलो बेंजीन, बेंजीन के साथ OH COOH, और एक तरफ लगा देना NH2। क्या लगा दोगे, NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कराना CH3C डबल बॉन्ड O SCOA। क्या बोलोगे, CH3C डबल बॉन्ड O SCOA। तो सबसे पहले बेंजीन ली, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई, मतलब बेंजीन के साथ अटैच है OH ग्रुप, COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप। क्या बोला मैंने, बेंजीन के साथ अटैच है OH ग्रुप, COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप। उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH3C डबल बॉन्ड O SCOA के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन में क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O अटैच होता है, तो ये जो CH3C डबल बॉन्ड O है ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, OH OH, बेंजीन बेंजीन, अभी तक सब सेम है। अब देखिए यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर सिर्फ NH है, और ये हाइड्रोजन एक क्यों गया, वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 ही होती है। और बाकी ये CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह से एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन रहने देना, इसमें भी एसिटाइलेशन ही हो रहा है, एक बार देख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड कंजुगेट विद ग्लाइसिन टू फॉर्म हिप्यूरिक एसिड, ये भी फेज 2 की रिएक्शन है। टेंशन मतलब अभी सब रिवाइज करा दूंगा। देखो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड कैसे बोल रहे हैं, बेंजीन के ऊपर COOH, सो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हुई ग्लाइसिन के साथ, किसके साथ रिएक्शन हुई, ग्लाइसिन के साथ। व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ग्लाइसिन इट फॉर्म हिप्यूरिक एसिड। काफी इजी है, देखो किस तरह से प्यूरिक एसिड बना मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके 6 नंबर की रिएक्शन थी, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपका हिप्यूरिक बना। ये CO है, ठीक है, बाकी क्या है NH CH2 COOH, तो यहां से सिर्फ ये OH हटा, CO बचा, ठीक है। बाकी ये जितना भी है ना NH2 CH2 COOH ये यहाँ के अटैच हो गया, देखो NH CH2 COOH, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड से हिप्यूरिक एसिड। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ग्लाइसिन एंड इट फॉर्म हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहां तक हमने देखी फेज 2 की रिएक्शन, जिसमें हमने देखा बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ग्लाइसिन फॉर्म हिप्यूरिक एसिड। उससे पहले हमने देखा था एसिटाइलेशन, जहां पर एसिटाइल ग्रुप अटैच करते हैं। उससे पहले देखा था मिथाइलेशन, जहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं। उससे पहले देखा था हाइड्रोलाइसिस, जहां पर OH ग्रुप अटैच करते हैं। उससे पहले देखा था सल्फेट कंजुगेशन, जहां पर SO3 का मामला रहता है। उससे पहले हमने देखा था ग्लूकोनिडेशन। ये फेज 2 की रिएक्शंस हो गई। अब कुछ बातें कर लेते हैं साइटोक्रोम P450 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो साइटोक्रोम P450 होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, जिसका मोलिकुलर वेट लगभग 50 kd है और उसके पास हीम मोइटी होती है। तो साइटोक्रोम P450 जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, जिसका मोलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेशन 50 kd है और उसके पास हीम की मोइटी होती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में 30 ह्यूमन साइटोक्रोम P450 एंजाइम है। कितने हैं टोटल, 30 है साइटोक्रोम P450, बस 6 ही उसमें से मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई रिपीट कि आपकी बॉडी में 30 साइटोक्रोम P450 एंजाइम से बस उसमें से सिर्फ 6 ही मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 6 है CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6। देखो इजी है, CYP2C9, CYP2C और 9 से पहले क्या आ गया, 1 आ गया, 19। तो इस तरह से आपको याद रखना है, काफी इजी है। हमारे अंदर साइटोक्रोम P450 30 तरह के होते हैं, पर उनमें से सिर्फ 6 ही आपको मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपको लिखा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। जो आपकी ड्रग है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे उसका मोलिकुलर साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी, सब कुछ डिपेंड करता है कि ड्रग एसिडिक है, ड्रग बेसिक है, ड्रग का शेप क्या है, ड्रग का मोलिकुलर साइज क्या है, ड्रग की लिपोफिलिसिटी क्या है, ड्रग का पीके वैल्यू, ड्रग की स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्रग का इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या स्लो, वो किस पर मैटर करता है, मॉलिक्यूलर साइज, शेप, एसिडिटी, बेसिसिटी, लिपोफिलिसिटी, पीकेए, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारा आ जाएगा आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग में। नाउ सेकंड है आपका केमिकल फैक्टर। तो देखो केमिकल फैक्टर जो होते हैं ना, वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा भी सकते हैं या फिर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम भी कर सकते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड है कुछ, या फिर कुछ ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा भी सकती है और ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम भी कर सकती है। तो हम बोलेंगे कि जो इंसेक्टिसाइड होता है वो अल्टर करता है, चेंज करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल दूं तो जो अल्कोहल होता है वो एनहांस कर देता है मेटाबॉलिज्म को। जो फिनोबार्बिटोन है, फिनाइटोइन है, इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जब पर्सन जो है अल्कोहल का कंजप्शन करता है। तो जो पर्सन अल्कोहल पीता है उसमें फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, ये जो ड्रग है वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है। अब एक बात और सुनो, थर्ड है डाइट। और डाइट कैसे रोल प्ले करती है वो देखो। देखो आप सभी को पता है कि साइटोक्रोम P450 इज एसेंशियल एंजाइम, एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, और ये होना जरूरी है हमारे लीवर में। पर जो पर्सन होते हैं जो फेट फ्री डाइट खाते हैं, ऐसे पर्सन जो कि फेट फ्री डाइट खाते हैं, उन पर्सन्स में साइटोक्रोम P450 का लेवल कम होता है, और अगर एंजाइम ही कम है तो फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी धीरे होगा। तो जो फेट फ्री डाइट खाते हैं उनके अंदर साइटोक्रोम P450 का लेवल जो है कम मिलता है एज कंपेयर टू फेट डाइट खाने वाले। नाउ नेक्स्ट है आपका जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर।
तो देखो यहाँ पर कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, द एंजाइम CYP2D6 मेटाबोलाइज ए लार्ज नंबर ऑफ ड्रग। द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम वेरीज वाइडली अमंग द एथनिक ग्रुप। मतलब कि CYP2D6 जो एंजाइम है वो मेटाबोलाइज करता है कई सारी ड्रग को, बट अबाउट 1% अरेबीज, 30% चाइनीज, ये जो है पुअर मेटाबोलाइजर होते हैं CYP2D6 के। तो ये जेनेटिक है, हेरिडिटी है, उनके पहले पूर्वज भी ऐसे थे और उनमें भी अभी जो रिसेंटली उनमें भी कम है, पुअर मेटाबोलाइजर है वो CYP2D6 ड्रग के। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर तो आप सभी जानते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग। जब पर्सन स्मोकिंग करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो उससे ड्रग मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिगरेट पीने से पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कब प्रोड्यूस होते हैं? सिगरेट पीने से। तो एक एंजाइम होता है CYP1A2, ये मेटाबोलाइज करता है उस पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। आई रिपीट, हमारी बॉडी में पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कब बनते हैं? जब हम सिगरेट पीते हैं। और हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है CYP1A2, यह एंजाइम क्या करता है? उन पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जो कि सिगरेट पीने की वजह से बने हैं उनको मेटाबोलाइज करता है, और इसकी वजह से फिर हमें कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट ऑफ ड्रग। देखो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ड्रग जो होती है या तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगी या फिर वो लीवोरोटेटरी होगी, मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। आपको मैंने पहले भी बोला है कि अगर ड्रग जो है क्लॉकवाइज रोटेट करती है, अगर जो ड्रग है क्लॉकवाइज रोटेट करती है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है और PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करवाती है, तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हुई। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो वो लीवोरोटेटरी हुई। डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव से लिखते हैं, लीवो को हम नेगेटिव से लिखते हैं। आप तो इतना ध्यान रखो, आपको पता है मार्केट में ग्लूकोन डी आता है, ठीक है, ग्लूकोन एल सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना, क्योंकि ग्लूकोन एल मेटाबोलाइज ही नहीं होता। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है ग्लूकोज की वो मेटाबोलाइज हो जाती है और हमारे अंदर एक्शन भी अच्छा शो करती है, जबकि ग्लूकोन एल का मेटाबोलिज्म नहीं होता, और अगर ये बन जाता है, हम खा लेते हैं, तो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट्स। अब और भी कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि डाइट हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर में आपको दे रखे, डाइट हो गया, सेक्स ऑफ द पेशेंट, मेल है या फीमेल, डाइट है, अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई। तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि बुढ़ापा आ रहा है, तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है, और अगर एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा बायोलॉजिकल फैक्टर, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक और हेरिडिटी, डाइट, केमिकल फैक्टर एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग अफेक्ट और वी कैन से अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। इससे हमने पहले देखा फेज 1 फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, प्रैक्टिस करके देख लेना रिएक्शन की। ये नोट्स आपको मिलेंगे आपके डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन है, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक ओपन नहीं होती तो जहां भी जाइए सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको मैं मिल जाऊंगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।